नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करेंगे देश के गरीबों और गरीबी मिटाने की योजनाओं की। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में गरीब परिवारों को सस्ता अनाज और दूसरी सुविधाएं देने के लिए सरकार राशन से लेकर पेंशन तक कई तरह की योजनाएं चलाती है। सरकार का कहना है कि इसके लिए वो 3.25 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। बावजूद इसके देश के सभी गरीब परिवारों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकारी योजनाओं का 85% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे लेकर बेहद संजीदा हैं और सब्सिडी की सुविधा सीधे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कैश ट्रांसफर स्कीम को लागू करने की ठानी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय टीम भी बनाई गई है। कई दूसरी टीमों को भी इसके अमल का मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया है। कोशिश यही है कि इस साल के अंत तक कुछ क्षेत्रों में सीधे सब्सिडी की इस योजना को लागू कर दिया जाए। तो आखिर कैश सब्सिडी का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? आज इसे समझने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्र में काम कर चुके और कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा के सदस्य इनके सिंह जी हैं जो कि कैश ट्रांसफर स्कीम के हिमायती हैं और बिहार में नीतिशोनॉमिक्स को सफल बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। स्वागत है आपका। हमारे साथ संतोष मेहरोत्रा जी हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैन पावर रिसर्च और प्लानिंग कमीशन में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विराज पटनायक हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राम सेवक शर्मा जी हैं जो कि डीजी हैं आधार के। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अंजलि हैं जो कि एनसीपीआरआई की सदस्य हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हिमांशु हैं जो कि जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है। इसके अलावा इस क्षेत्र में काम कर चुकी रितिका खेड़ा भी हैं जिन्होंने जमीन की हकीकत को जाकर महसूस किया है। आपसे भी चर्चा करेंगे रितिका। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके सिंह जी से। इनके सिंह जी, आप इस योजना के हिमायती रही हैं और आपको नीतिशोनॉमिक्स का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। एक तरह से चाणक्य कहा जाता है। आप लोगों का बिहार में इस योजना को लागू करने का अनुभव किस तरह का रहा है? अनुभव अच्छा रहा है और मेरे जानते प्रधानमंत्री द्वारा जो यह कदम उठाया जा रहा है वह निश्चित रूप से सकारात्मक कदम माना जा सकता है। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए कई मुद्दों के ऊपर पहले विचार कर लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम यह है कि यद्यपि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के द्वारा इंपर्सनेशन को रोका जा सकता है, लेकिन कौन इन योजनाओं से प्रभावित होंगे, किन्हें किन्हें ये लाभ प्राप्त होगा, गरीबी रेखा का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है, गरीबी रेखा पे कौन है और गरीबी की परिभाषा क्या है, इन सब के ऊपर विवाद जारी है। और जब तक इस पे हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचते हैं, मेरे जानते इस स्कीम के केवल लागू करने से जो वर्तमान विवाद है वह समाप्त नहीं होगा। लेकिन आप इस स्कीम के पक्ष में हैं कि ये स्कीम लागू होना चाहिए? बिल्कुल, मैं पक्ष में हूं। हम लोगों ने बिहार में सबसे प्रथम इस पे कदम उठाया था। राज्यसभा में भी मैंने इस विषय पे कई बार मैंने भाषण दिया है कि जो वर्तमान लीकेज हो रही है, जिस प्रणाली से वितरण हो रहा है अनाज का, उसमें लीकेज हो रही है। सरकार द्वारा अन्य एंटी पॉवर्टी स्कीम्स है, उसमें भी लीकेज है। लीकेज को रोकने के लिए यह निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, गरीबी रेखा के नीचे कौन है और गरीबी की परिभाषा क्या होगी, इसके ऊपर एक निश्चित निर्णय लेना आवश्यक है। जी संतोष जी, क्या प्लानिंग कमीशन ने इस बात की तैयारी की है कि हमारे देश के गरीबों को कितना इस तरह की कैश सब्सिडी की जरूरत है और कैसे उसको लेकर आगे बढ़ना है? देखिए, तैयारी तो कम से कम 3 साल पहले शुरू हो चुकी थी। इसके बारे में विचार शुरू हो चुका था। इसके ऊपर पर्चे लिखे जा रहे थे जिस समस्या को समझने के लिए। और आधार भी कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है, जैसे आपको मालूम है। उससे काफ़ी सुधार होगा। मगर कैश ट्रांसफ़र को लागू करने के लिए देखिए
तीन जरूरी मूल चीजें आवश्यक हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं। एक तो ये कि जैसे सिंह साहब ने कहा कि बीपीएल रेखा के नीचे कौन रहता है, कौन है और कौन इसका हकदार है, सब्सिडीज का हकदार। पहली चीज तो ये। तो वो तो और प्लानिंग कमीशन ने अभी हाल ही में रिपोर्ट दी थी। वो तो आप वो बात अलग थी, वो तो तेंदुलकर एस्टिमेट था पॉवर्टी का। हाँ। मगर उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक सर्वे कर रही है देश भर में ये जानने के लिए कि कौन गरीब है, कौन गरीबी की रेखा के नीचे नहीं हैगा। तो एक तो वो मुद्दा है, वो अभी सर्वेक्षण कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर दो और मूल बातें हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं अगर कैश ट्रांसफर सफल होगा। वो है एक, उसमें से ये है कि हर गरीब का बैंक अकाउंट होना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट के बिना तो आप कैश ट्रांसफर कर नहीं सकते। आज आप चेक देते हैं तो वो कटौती हो जाती है, उसमें कमीशन लोग ले लेते हैं। तो बैंक अकाउंट में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है नरेगा की वजह से, क्योंकि बैंक अकाउंटों की संख्या 10 करोड़ बढ़ी। एक तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स बढ़े और उसके अलावा बैंक अकाउंट की संख्या बढ़ी नरेगा की वजह से, क्योंकि तो एक तो ये एक बड़ी भारी प्रगति है। और एक कंडीशन जो एप्लीकेबल होनी चाहिए जिसके आधार पे कैश सब्सिडी दी जा सकती है, वो बढ़ रही है। और तीसरी चीज कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आधार की जरूरत है। तो वो भी अभी धीमे धीमे ही बढ़ रहा है। शर्मा जी अभी बता रहे थे कि हम करीब 23 करोड़ लोगों को अभी आधार दे पाए हैं, और 2014 तक हमें उम्मीद है कि हम 40 करोड़ लोगों को दे पाएंगे। ये जवाब उन्हीं से ले ले तो बेहतर होगा। 200 मिलियन आधार कार्ड बांटा है, करीब 240 मिलियन अर्थात 24 करोड़ रुपए लोगों का एनरोलमेंट हुआ है इस योजना में, और लगभग हम लोग 2.5 करोड़ लोगों को प्रति महीना कुछ 1-2 महीने के बाद हम लोग उसको एनरोलमेंट करना शुरू कर देंगे। और हमारी ये आशा है कि 2014 के अंत तक इस देश के 110 करोड़ लोग इस योजना में समाहित हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसलिए कवरेज का जहाँ तक सवाल है, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों ही एजेंसियां, चाहे UIDAI और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उनके द्वारा भी एनरोलमेंट किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी प्रगति है। हम लोगों का पहला नंबर जो हुआ था वो सितंबर 2010 में हुआ था, तो दो वर्ष लगभग इसके अभी हुए हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ट्रांसपेरेंसी को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, और दूसरा इसका मिसयूज ना हो। जो अब तक जो सीमित चर्चा हुई है उसमें ये हुआ, पहली बात तो ये हुई कि लोगों को यूनिक आईडी होने से ये निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकेगा कि एक व्यक्ति किसी भी डेटाबेस में एक बार ही उसका लाभ ले सकता है। इसलिए डुप्लीकेट्स और फेक्स का सारे के सारे लोगों का एलिमिनेशन इससे संभव हो जाएगा। जहां तक दूसरी बात जो सिंह साहब ने कही, वो ये कहा कि भाई एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पुअर है या नहीं पुअर है। उसके लिए आधार बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, इस सेंस में कि आधार केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है, एलिजिबिलिटी का प्रूफ नहीं। ये नहीं बताता है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। लेकिन जो दूसरी बात इन्होंने कही संतोष जी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आधार, जब तक लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होंगे तब तक लोग कैसे हम डायरेक्ट सब्सिडी का ट्रांसफर करेंगे जी। तो आधार पहला काम ये करता है कि एक्सेस प्रोवाइड करता है बैंक अकाउंट खोलने की, क्योंकि आधार आज सफिशिएंट प्रूफ है, केवाईसी है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। इसलिए आधार के आधार पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और यही नहीं, हम लोगों ने एक नई योजना की शुरुआत की है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी की, जिसके आधार पर आप डिजिटल रूप से केवाईसी बैंक को दे सकते हैं और बिना पेपर के अकाउंट एक प्रकार से खुल सकता है। तो ये दूसरी जो मुद्दा है, तो ये दोनों चीजें सॉल्यूशन हुई है। तीसरी बात मैं बाद में करूंगा कि किस तरह से सब्सिडी जो ट्रांसफर का जो मुद्दा है, किस प्रकार से फाइनेंशियल तरीके से एड्रेस है आधार एक व्यक्ति का, जरूर इस पे बात करेंगे। लेकिन विराज, यहाँ पे जो अभी तक के बातचीत में ये कंसर्न निकल के आया है कि गरीब कौन है, इसे कैसे तय किया जाए। कोई कहता है कि वो 28 रुपए कमाने वाला गांव का आदमी और 32-33 रुपए कमाने वाला शहर का आदमी बीपीएल फैमिली के नीचे है। कोई अपनी अपनी तरीके से अलग अलग परिभाषाएं देता है। अभी जबकि हमारे देश में ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि गरीब किसे माना जाए, बीपीएल फैमिली कैटेगरी में कौन है, कैसे इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, मैं इसके पहले 2-3 चीजें कैश ट्रांसफर के ऊपर कह देना चाहता हूँ। 2 अवधारणाएं हैं। एक ये कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% पैसा जो है भ्रष्टाचार में जाता है, वो गलत है। राजीव गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। अजीत भट्टाचार्य जी ने जब बिहार में स्टडी की थी तो ये 85% का फिगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कि अगर 100 रुपए गरीब को पहुंचाना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना होता है, वो 85% कहा था ना, ये नहीं कि वो भ्रष्टाचार में जाता है। दूसरी बात
एनके सिंह साहब, कई प्लेटफॉर्म से मैंने उनको चर्चा करते हुए देखा है कि भाई बिहार में हमने कैश ट्रांसफर कर दिया, कैश ट्रांसफर कर दिया। ये सही नहीं है। जहां तक कि पीडीएस का सवाल है, राशन वितरण प्रणाली का सवाल है, बिहार में भी वही सिस्टम है जो बाकी देश में है। राजस्थान में जो कूपन सिस्टम, जिसमें आप कार्ड के अलावा कूपन भी देते हैं, एक एडिशनल ट्रांसपेरेंसी मेजर है, वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि देश के किसी भी कोने में अभी तक कैश ट्रांसफर सिस्टम कैश ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये जहां तक कि पीडीएस का सवाल है। जी, रितिका क्योंकि जमीन पे काम कर रही हैं, उनसे उनके पास चलते हैं। रितिका, आप लोगों ने कई तरह की स्टडीज की है, उन स्टडीज के आधार पर क्या कहा जा सकता है? लोग जिनको इसका फायदा मिलता है सब्सिडी का, वो दरअसल क्या चाहते हैं? जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात हुई है उसमें दो तरह के अलग प्रस्ताव हैं। एक तो है कि आज जो सरकारी स्कीमें चल रही हैं जो ऑलरेडी कैश ट्रांसफ़र है, जैसे विराज ने कहा वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, साइकिल वाली स्कीम बिहार में जो काफ़ी सफल रही है, जो बाकी एक्चुअली राज्यों से ही बिहार ने सीखा है, वो एक तरह की कैश ट्रांसफ़र है जी। दूसरा तरह का कैश ट्रांसफ़र है जो अभी नई पिछले 2-3 सालों में बहुत ये बात पॉपुलर हो गई है कि राशन को रोककर हम लोगों को कैश ट्रांसफ़र दें। फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को जाती है उसे रोककर कुछ तरह का डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें। अब इन हर चीज़ में इम्प्लीकेशंस बहुत अलग अलग हैं। मेरा काम खाद्य सुरक्षा पर रहा है, तो नरेगा को हमने देखा है जहां पर ऑलरेडी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। 2008 में लोगों के खाते खोले गए और अभी जो उनकी मजदूरी है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में जाती है, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी कैश ट्रांसफर चल रहा है। नई बात यह है कि अगर राशन के बजाय कैश देने की बात हो तो उससे हमारा जो पिछले साल का 10 राज्यों में सर्वे था उसमें 2/3 लोगों ने बहुत साफ मना कर दिया कि हमें तो इसके बारे में बात भी नहीं करनी है, आप हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, हमें अच्छा भला राशन अपने ही गांव में मिल रहा है, आप हमें ठोकर दिलवाएंगे, पहले खाता खोलो, बैंक जाओ, फिर वहां से बाजार जाओ, बाजार में बनिए। कई तरह की पेचीदगियां हैं जिसमें लोगों को लग रहा है कि शायद ये योजना सफल ना हो पाए, लेकिन कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए अंजलि, और वो पायलट प्रोजेक्ट्स ये कहते हैं कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाए गए हैं। दिल्ली में कम से कम मैं बता सकती हूँ कि पायलट प्रोजेक्ट जहाँ चलाए गए हैं वो ऐसे इलाके हैं जो कि सबसे गरीब इलाके हैं ही नहीं। वहां पे जाके यदि देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के पास बीपीएल और अंत्योदय कार्ड्स ही नहीं हैं, वो एपीएल कार्डधारी हैं। और उनको अगर हम बातचीत करें, उनसे बातचीत बहुत अलग उभर के आती है जो कि अगर अंततः गरीब से बात करी जाए। यदि हम जमीनी तौर पे देखें क्या चल रहा है, जमीन पे यदि महिलाओं से बात की जाए कि आप कैश चाहती हैं कि आपको अगर राशन सही से पहुंचाया जाए, आप वो चाहते हैं, तो उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो राशन ही चाहते हैं। क्योंकि आप सबसे पहली बात जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इन्फ्लेशन इतनी है कि अगर आज के डेट में कुछ कैश तय कर दिया जाएगा, 6 महीने के बाद उस कैश का उसका आधा भी नहीं वो खरीद पाएंगे। दूसरी बात यह है कि लोगों का बिल्कुल सही मानना है कि 35 किलो जहां पे गेहूं चावल चोरी हो जाता है तो क्या 1000 रुपए नहीं चोरी हो सकते? और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी जो विराज ने बात कही, ओल्ड एज पेंशन स्कीम दिल्ली जैसे जगह में और भी बहुत सारी जगह पे जो बहुत देर से चल रही है, वहां पे हमें आंकलन करने की जरूरत है कि क्या वो सही से कैश पहुंचा पा रही है। और हमने जितना भी ऑडिट करा है आज तक उसमें यही निकल के आया है कि ज्यादातर जो वृद्ध महिलाएं पुरुष हैं, जो विकलांग हैं, उनके बैंक अकाउंट में पेंशन पहुंच ही नहीं रही। विराज तो कह रहे 6 महीने बाद पहुंच रही है, मैं कह रही हूं पहुंच ही नहीं रही है। तो जब तक हम ये नहीं देखते कि किस तरीके के मेजर्स चाहिए हैं, वो आप चाहे कैश ट्रांसफर करिए, आप राशन ट्रांसफर करिए, आप दवाइयां ट्रांसफर कर दिए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है जमीनी जगह तौर पे। जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका सीधे सीधे ये मानना है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं दरअसल उसका पूरा फायदा आम लोगों को या गरीब लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। हिमांशु को भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस आएंगे।
आज हम चर्चा कर रहे हैं गरीबों को अनाज के बदले फूड सब्सिडी देने की, कैश सब्सिडी देने की, और इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हैं। लेकिन संतोष, आप क्योंकि आप लोग इस योजना को बहुत गंभीरता से लागू करने के पक्ष में हैं, अभी तक जो योजना के बारे में चर्चा हुई है, ज्यादातर हमने फूड सब्सिडी के बारे में चर्चा की, लेकिन अभी जो इनिशियल तौर पर लागू करने की बात कही जा रही है वो एलपीजी में, वो उर्वरक में, वो केरोसिन तेल में लागू करने, इसे किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा? धीमे धीमे ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इसमें सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है, सरकार की कमिटीज़ ने जो रिपोर्ट दी है उनमें फेजेस डिसाइडेड हैं। अब जैसे ये डिसाइडेड है कि आपका केरोसिन, फर्टिलाइज़र और एलपीजी के संग शुरुआत होगी। अब एलपीजी में ये फेज 1 ये है कि सिर्फ 6 सिलेंडर एक परिवार को सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलेंगे साल में। उसका कारण यह है कि अधिकतर परिवार 6 और 7 और 8 के बीच में सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे हैं उनका अनुपात कम हैगा। तो पहला तो ये सिलेंडर वाला का कैप लग गया हैगा। फेज 2 में ये होगा कि ये सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी कैश ट्रांसफर द्वारा बैंक अकाउंट में। तो ये 2 फेजेस में ये हो रहा है। मगर फर्टिलाइजर में दूसरा तरीका हैगा, क्योंकि आज जो तरीका हैगा फर्टिलाइजर में सब्सिडी जाती है मैन्युफैक्चरर को। इसको बदलना है 2 फेजेस में कि बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को डायरेक्टली जाए। मगर वो तीसरा फेज होगा। दूसरा अभी ये होगा कि मैन्युफैक्चरर को नहीं जाएगी, मैन्युफैक्चरर को जाने में बहुत सी खामियां हैं, जाएगी पहले फेज में रिटेलर को। जी जी। क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरर भेजता है होलसेलर को। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसमें बड़ी डिफिकल्टीज मुझे तो देखने को मिली। हिमांशु, आपको क्या लगता है, क्या ये योजना जिस तरह से बनाई जा रही है ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और इसको पूरा करने की चुनौती ज्यादा बड़ी है? नहीं, देखिए, जो पूरा करने की चुनौती है वो तो निश्चित तौर से काफ़ी बड़ी है, पर मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक जो जरा बिराज ने कहा कि बहुत सारे कैश ट्रांसफर प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे फूड सिक्योरिटी का जो पीडीएस का मामला है, मिड डे मील हो गया, आईसीडीएस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं। फर्टिलाइजर इंटरवेंशन जो है वो एग्रीकल्चर से पर्टिकुलर रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं। ये सारे इंटरवेंशंस जो हैं उनका एक अलग डिफरेंट मकसद है। अगर सिर्फ कैश का एक सॉल्यूशन होता तो ग्रोथ से बड़ा कैश ट्रांसफर कुछ नहीं हो सकता। और हमारे देश में पिछले 20 साल में आपकी जो है वो जीडीपी जो है वो डबल हो गई है। तो मतलब आमदनी जो है, पर कैपिटा इनकम जो है डबल हो गई है। तो वो एक कैश उनके पास पहुंचा है, लेकिन फिर भी हमारी मैलन्यूट्रिशन नंबर जो है वो आधे नहीं हुए हैं। हमारे फार्मर्स की जो इनकम्स है वो दुगने नहीं हुए हैं। तो कुछ मुद्दों पे जहां पे हमें एक इनकाइंड ट्रांसफर्स की बात करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि ये इनकाइंड ट्रांसफर्स जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और उसमें देखना पड़ता है कि क्या इनकाइंड ट्रांसफर्स कैश ट्रांसफर से ज्यादा सक्सेसफुल है कि नहीं। फूड के मामले में, फर्टिलाइजर के मामले में मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फार्मर्स अगर हम डिसाइड करें कि कौन सा फार्मर किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, ये एक्सरसाइज का कहीं कोई अंत हो नहीं सकता है। खास करके टेनेंट है, क्योंकि आपके पास जमीन आपके नाम पे नहीं है, आप कैसे उसको सब्सिडी देंगे? वो जो है वो हमारे यहाँ टेनेंसी रिकॉर्डेड भी नहीं होती है। सबको जितनी जमीन है उसको बराबर देंगे, या जिसको ज्यादा जमीन है उसको देंगे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को देंगे, किस क्रॉप के लिए कितना देंगे, किस सॉइल के लिए क्या देंगे, ये सारे मुद्दों पे सोच भी नहीं मिला के मुझे तो लगता है एक विकास का एक बॉटलनेक तैयार हो रहा है जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं, देखिए, आई एम वेरी होपफुल। मैं आशावादी हूं और कम से कम इस सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि ये जो भी कदम आगे लेती है वो अपने मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा पाएगी। तो कैश ट्रांसफर में भी मैं आशावादी हूं कि इस पे कुछ नहीं होने वाला है। 2014 में चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद ये योजना वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन ये मानना जरूरी है कि कैश ट्रांसफर एक कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट मेजर है। कई देशों में, विश्व में कैश ट्रांसफर इंप्लीमेंट सक्सेसफुली हुए हैं। जैसे अगर ब्राजील और मेक्सिको का उदाहरण ले तो 7 सालों के दौरान ब्राजील में 2004 से लेकर 2010 के दौरान, लेकिन उससे हमको सही सबक लेना चाहिए। आज ब्राजील इंडिया से सीख के पब्लिक प्रोक्योरमेंट फूड ग्रेन का कर रहा है। ब्राजील ने इंडिया से सीख के मिड डे मील का एक्सपेंशन किया है। ब्राजील में लूला जब राष्ट्रपति थे 7 गुना उनका मिनिमम वेज बढ़ा है केवल 10 साल में। ब्राजील में यूनिवर्सल पेंशन योजना है, जो भी कैश ट्रांसफर है, जहां आपको मिनिमम वेज जिंदगी भर इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिलता रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो कैश ट्रांसफर की जो डिबेट है, खास करके फूड को लेके, वो एक आइडियोलॉजिकल डिबेट बन गई है कि कुछ लोग सरकार में हैं जो चाहते हैं कि इसको किसी भी हालत में लागू कर लें। मैं एक प्रश्न छोटा सा करना चाहता हूं जिसका जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। आज पीडीएस में आप राशन देते हैं
तो वो राशन आप अनाज जो है वो किसान से खरीदते हैं। आज हम किसान से 60 मिलियन मीट्रिक टन अनाज खरीद रहे हैं और उसमें से 55 मिलियन टन हम बांट रहे हैं पीडीएस और अन्य योजनाओं के माध्यम से। उसके बावजूद जो अनाज गोदामों में है उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देश भर में कल बंद कर दें पीडीएस को और आप कैश दे दें तो किसान से अनाज जो आप खरीदेंगे उसका क्या करेंगे आप? और इसका जवाब किसी के पास सरकार में नहीं। जी एनके सिंह साहब, क्योंकि इस योजना के हिमायती हैं इसलिए उन्हीं के पास चलते हैं। एनके सिंह साहब, जो विराट सवाल उठा रहे हैं कि जो किसानों को राहत के तौर पर सरकार अनाज खरीदती है उसका क्या होगा? दूसरा ये कि क्या अगर ब्राजील और मेक्सिको में कंडीशनल तौर पर अगर ये लागू किया गया और वो सफल हुआ तो क्या भारत की इतनी बड़ी गरीब आबादी के संदर्भ में भी वो सही और उपयुक्त बैठता है? मेरे जानते जो अभी प्रश्न उठाए गए हैं वह निश्चित रूप से काफी जटिल प्रश्न है और उसका कोई साधारण उत्तर संभव नहीं है। कैश ट्रांसफर कई जगहों पे अभी हो रही है। जो हमारे अनुभव हैं वो अनुभव भी एक तरह के नहीं है, मिले जुले अनुभव हैं। जैसा कि आप साइकिल का उदाहरण दिया गया कि बिहार में साइकिल के बावजूद बच्चों को स्कूल जाने के लिए ये साइकिल का जितनी कीमत है वो कैश में दे रहे हैं। और आगे की जो स्टडी हुई उसने सिद्ध किया कि 94% बच्चे इस कैश जो उन्हें उपलब्ध हुआ है उससे उन्होंने साइकिल खरीदा है। तो यहाँ पे कैश ट्रांसफर की जो नीति है वो सफल सिद्ध हुई। लेकिन एनके सिंह जी, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो आप लोगों ने साइकिल योजना चलाई, दरअसल ये साइकिल के लिए दिया गया एक कैश कूपन था। ये पूरे पीडीएस सिस्टम को या सब्सिडी को बदलने की कोई योजना नहीं थी कैश ट्रांसफर में। जी नहीं, ये साइकिल कूपन नहीं था। ये सीधे बच्चों के जो पेरेंट्स थे उन्हें सीधा साइकिल का दाम मिला करके जो दाम बाजार से उपलब्ध हुआ उतनी राशि बच्चों के पेरेंट्स को सीधे कैश दिया गया। बल्कि आप ताज्जुब खाइएगा कि मैं बिहार में ही था जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बिहार गए थे और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि ये जो राशि आप पे उपलब्ध हो रही है आप दूसरे काम में क्यों नहीं लगा रहे हैं। वो लोग अचंभित हो गए कि कैसी उल्टी सीधी बात वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। मेरे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। और जो बाद में सर्वे हुआ उसने इसको सिद्ध किया कि 94% जो उनसे कैश उपलब्ध हुआ था उससे साइकिल खरीदे गए। तो मेरे जानते एक तरह की नीति और सभी जगह लागू नहीं हो सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं जी। आप जो जितने एंटी पॉवर्टी स्कीम्स चल रहे हैं, विभिन्न रूप के एंटी पॉवर्टी स्कीम चल रहे हैं जी। वो फर्टिलाइजर में है, वो एंटी पॉवर्टी स्कीम चल रही है आपको पीडीएस राशन में, आपकी एंटी पॉवर्टी स्कीम चल रही है जो 150 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्लानिंग कमीशन के माध्यम से चल रहा है, उसमें भी एक सब्सिडी का कंपोनेंट है। तो मेरे जानते आप जब सब जितनी एंटी पॉवर्टी स्कीम्स में जो सब्सिडी के माध्यम से राशि का व्यय हो रहा है आप सबको जोड़ें तो एक बहुत बड़ा आपको नजर आएगा कि बहुत बड़ा राशि एंटी पॉवर्टी स्कीम प्रति इंडिविजुअल के ऊपर खर्चा हो रहा है, उसका लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो कौन सी नीति और सफल होगी, कौन सी नीति किस संदर्भ में सफल होगी, इसके ऊपर मेरे जानते और अध्ययन और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जी, क्या ये अध्ययन और विचार करके इसे लागू करने की जरूरत है या पुरानी पीडीएस योजना को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? अंजलि। देखिए, इसमें अगर हम देखें सबसे बड़ी दिक्कत जो सरकार कह रही है जिसके कारण वो कैश सब्सिडीज की ओर मूव करना चाह रही है वो भ्रष्टाचार है कि आज हम राशन लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। अगर हम देखें कि ज़मीनी तौर पे किन जगहों पे देश में राशन लोगों तक पहुंच रहा है वहां पर एक या दो चीज साफ तौर पे नजर आती है। पहली चीज है भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो पारदर्शिता की जरूरत है। लोगों को सारे रिकॉर्ड उनके सामने उपलब्ध होने चाहिए। जैसी स्टेट्स ने, चाहे वो तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां पर ठीक से राशन बंट रहा है, इवन पॉकेट्स दिल्ली में बाकी जगह पे जहां पे पारदर्शिता ठीक से हो रही है, रिकॉर्ड लोगों के पास है कितना राशन आया, किस तारीख पे आया, किसको बटा, इस तरह के जहां पे रिकॉर्ड्स हैं वहां पर राशन सही से बट रहा है। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम मर्ज को ठीक करना चाहते हैं या फिर हम चीज को ही हटा देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है हमारे देश में जो भी व्यवस्था है आज लोगों की शिकायत निवारण की कोई काम नहीं कर रही है। आज राशन
के ऊपर लोग शिकायत करते हैं, उस पे कुछ नहीं होता है। कल को कैश नहीं मिलेगा, उस पे अगर शिकायत करेंगे कुछ नहीं होगा, जब तक कि शिकायत निवारण का प्रॉपर सिस्टम नहीं आता है। जी। पारदर्शिता और शिकायत निवारण का सिस्टम सही से लागू किया जाए। जी, राशन विराज, आप पहुंचेगा। तो पीडीएस के लिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है उसके सलाहकार भी हैं, ये जो समस्याएं आती हैं पीडीएस में, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे ये कह रही है शिकायत निवारण कोई संस्था ठीक से काम ही नहीं करती है, उसको क्यों नहीं दुरुस्त अगर किया आप जाता है? देखें, दुजॉन रेज और रितिका ने स्टडी की थी, सर्वे किया था 10 राज्यों में। हाँ। 10 में से 8 राज्यों में पीडीएस ठीक चल रहा है। जो 10, बिहार और यूपी 2 राज्य हैं। अनफॉर्चुनेटली बिहार ने पीडीएस में इतनी रुचि नहीं दिखाई, कई और कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, लेकिन फार्मर से प्रोक्योरमेंट और पीडीएस 2 चीज में बिहार असफल रहा है। लेकिन अन्य राज्यों ने, अगर आप देखें, मैं खुद छत्तीसगढ़ में 6 साल पीडीएस रिफॉर्म से मैंने काम किया। एक दौर वो था 2000-2001-2 का, जब हम वहां पे लगभग 80% अनाज जो था वो कहाँ जा रहा था किसी को पता नहीं था। आज की तारीख में 95% अनाज जो है वो बेनिफिशियरी तक ठीक पहुंच रहा है, और वहां ना यूआईडी है, वहां ना आधार है और ना कैश ट्रांसफर है, लेकिन पॉलिटिकल विल है। उसी तरह तमिलनाडु में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल विल पिछले 3 दशकों से है, 3-4 दशकों से है। आंध्र प्रदेश में आज पीडीएस की स्थिति काफी अच्छी है, उड़ीसा में बहुत सुधर गई है, मध्य प्रदेश में सुधर रही है। तो राज्य दर राज्य, पौंडीचेरी में है, केरल में है, तो इन सब राज्यों में सीख तो बस एक ही है, योजना चाहे कोई भी रहे, गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर कोई सरकार ठान लेती है कि योजना को ठीक से चलाना है और पॉलिटिकल विल होता है जी, तो वो ठीक से चल पाती है। एक पॉलिटिकल शख्स हैं एनके सिंह जी, उनसे जरूर ये जानना चाहेंगे। एनके सिंह जी, आपने शुरुआत में कहा कि गरीबों को के आइडेंटिफिकेशन का एक बड़ा सवाल है, लेकिन गरीबों का आइडेंटिफिकेशन हो चाहे योजनाओं को सुचारू तरीके से चलाने की बात हो, पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, सभी यहाँ पर गेस्ट मानते हैं। आपकी जो सरकारें हैं बिहार में, उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिटिकल विल विकास के मुद्दे पर दिखाया है। गरीबों के आइडेंटिफिकेशन, गरीबों को लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर वो विल क्यों नहीं दिखता है? जैसा कि विराज कह रहे हैं कि पीडीएस सिस्टम बिहार में उतना ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। मेरे जानते ये कुछ हद तक भ्रमात्मक है, क्योंकि पीडीएस का जो वर्तमान प्रणाली है, इसको किस तरीके से सुधारा जाए, इस पे हमारे मुख्यमंत्री और हमारे अफसर कई सकारात्मक सुझाव केंद्रीय सरकार को दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जहां तक बिहार का प्रश्न है, उसमें अनाज समय पर नहीं आता है, जो फूड ग्रेन शॉप में जाते हैं उसमें उस तरह का फूड ग्रेन उपलब्ध नहीं होता है, लोग निराश होकर वापस आ जाते हैं। जो प्रणाली है फूड ग्रेन के वितरण का केंद्रीय सरकार द्वारा, उसमें कई खामियां हैं। तो हम लोगों ने कई निश्चित सुझाव केंद्रीय सरकार को हम लोगों ने दिया है। और जहां तक बिहार का प्रश्न है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल विल है कि डायरेक्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर फूड ग्रेन्स के लिए सफल होगा। और मेरे जानते अगर पायलट रूप से इसे बिहार में चलाया जाए तो बिहार सरकार की पूरी मंशा है कि इसे सफल बनाया जाए। जी, बहुत संक्षेप में हिमांशु आप बोलिए, इसके बाद में रितिका के पास जाना चाहता चाहूंगी। हूँ। ये जो डायरेक्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर की बातें की है हमने, पिछले जो आंकड़े आए 2009-10 के जो तेंदुलकर के आंकड़े आए, ठीक है, पॉवर्टी लाइन पे जो विवाद को अगर आप कर लीजिए, कोई भी पॉवर्टी लाइन ले लीजिए, 2 स्टेट्स आपको प्रोमिनेंटली नजर आएंगे। एक है उड़ीसा, जिसकी सबसे ज्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, दूसरा है बिहार, जिसकी पॉवर्टी डिक्लाइन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल भी कोई भी पॉवर्टी जो है वो गिरा नहीं है पिछले 5 सालों में, जबकि बिहार ग्रोथ में अपने आप को सबसे अव्वल नंबर पे कहते आया है। फर्क ये है कि उड़ीसा ने पीडीएस में रिफॉर्म्स किए, उड़ीसा ने अपने पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सलाइज किया, प्राइसेस कम किए, और उसका फायदा उसको उसमें दिख भी रहा है। दूसरी बात जो वहीं पे जो है डायरेक्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, जो इनके सिंह ने बात नहीं बताई, जो मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ साइकिल बांटने से अगर बच्चे स्कूल जाने लगते तो स्कूल बनाने की जरूरत नहीं होती। बिहार सरकार ने जो दूसरा एक बहुत अच्छा काम किया था, वो किया था कि उन्होंने 2.5 लाख करीब जो है वो टीचर्स अपॉइंट किए, भले ही वो टेम्परेरी टीचर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप साइकिल दे देते हैं, स्कूल नहीं देते हैं और स्कूल में टीचर नहीं हो, तो साइकिल तो खरीदी जाएगी। वो 94% के आंकड़े जो हैं वो सही कह रहे हैं, 94% लोगों ने साइकिल खरीदे हैं। पर ये वो भूल गए हैं कि वहीं उनके बगल में जो राज्य है, उस राज्य में इनरोलमेंट उतना ही बढ़ा, बल्कि ज्यादा बढ़ा, बिना साइकिल दिए हुए, क्योंकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूलों में काम हुआ। तो मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों के लिए अलग सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। अगर पैसे से सब कुछ हो जाता तो कोई भी 150 प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा देना। मैं कहना चाहता हूं जो सिंह साहब का उनका जो गिला शिकवा है केंद्र सरकार से, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। वो पॉवर्टी लाइन को लेके है,
क्योंकि जी। बिहार के ने जो पॉवर्टी लाइन जो जितने आंकड़े आइडेंटिफाई किए हैं वो 1.5 करोड़ परिवार किए हैं, जबकि भारत सरकार ने केवल 62 लाख दिए हैं। जी। लेकिन जो मूल सवाल है कि बिहार ने पीडीएस रिफॉर्म्स को क्यों नहीं एक्सेलरेट किया? आज क्यों बिहार एक ऐसा राज्य है जो केवल 11-12% अनाज अपने किसानों से खरीद रहा है? सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार अपनी योजना को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है और शुरुआती तौर पर 3 चीजों में, उर्वरक में, एलपीजी में और केरोसिन में वो कैश सब्सिडी योजना लागू करने की तैयारी में भी है। ऐसी स्थिति में ये कहां तक सफल हो सकता है और गरीबों की समस्याएं कितनी दूर हो सकती हैं? अच्छा, एक्चुअली हमारी जो स्टडी है उसको विराज ने अपना ही अंजाम दे दिया, तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमारी स्टडी में जो 10 राज्य थे, हाँ। उसमें 4 राज्य हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कहा जा सकता, बाकी सब में बहुत अच्छा था। जी, आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन सभी राज्यों में इंक्लूडिंग बिहार बहुत सुधार की दिशा दिख रही है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप कौन से कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पेंशन की बात करते हैं तो ये सभी लोग जिनसे हमने बात की है वो कोई इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर राशन के बदले गेहूं, चावल, दाल, खाद्य तेल, इसके बदले अगर आप कैश की बात करेंगे तो वो बहुत इसके विरोध में है। और मेरे ख्याल से आज ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी ऐसी स्थिति नहीं है हम इस दिशा में आज कदम उठाएं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं वास्तव में आशावादी हूँ, बिराज की तरह मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं वास्तव में आशावादी हूँ कि ये सारी स्कीमें जो हैं, चाहे वो कैश ट्रांसफ़र हो पेंशन की तरह, चाहे वो इन काइंड ट्रांसफ़र हो फूड की तरह, कि अगर सरकार चाहे तो वो इसे बहुत अच्छे से चला सकती है। कि हमें जब हम गलतियां निकालते हैं इन स्कीमों की, हमें ये भी देखना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं ना कि 6-6 महीने में पेंशन नहीं पहुंच रही, अंजलि कह रही है पहुंच ही नहीं रही, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत लोगों तक पहुंच भी रहा है और जिन तक ये पहुंच रहा है उन सभी लोगों के लिए ये खाना एक बहुत बड़ा सुरक्षा का जरिया है, उनके लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम कर रहा है। और सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए गिनी पिग्स हैं कि आज हम ये स्कीम ट्राई कर लेते हैं, कल हम वो स्कीम ट्राई कर लेते हैं, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर लेंगे, फिर देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, जैसे दिल्ली में उन्होंने कोशिश की है। ये इंसान है, इनके भी कुछ हक है और उसके आधार पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर उपाय क्या है। अगर फूड सब्सिडी के बदले में कैश सब्सिडी को लोग यहाँ पर नकार रहे हैं तो इसके विकल्प क्या हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे जो पीडीएस की व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गरीबी कम करने की योजनाओं की, पीडीएस में आ रही खामियों की, और इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हैं। राम सेवक शर्मा जी, ये जो आधार योजना है, माना जा रहा है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, हर आदमी की एक यूनिक आईडी होगी, लेकिन जो पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करने में क्या ये कोई कारगर कदम हो सकती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये योजना निभा सकती है। पहली बात तो ये है कि पीडीएस की जो एक समस्या ये है कि बहुत सारे बोगस राशन कार्ड से, बहुत सारे बोगस यूनिट्स हैं। तो एक यूनिकनेस डिसाइड करके एक जरूरी होगा कि हर व्यक्ति को एक ही राशन कार्ड मिले। दूसरी जो चीज है, ये जो बहस हो रही है कि पीडीएस में कैश ट्रांसफर हो या नहीं हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरी समझ में। अभी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में पिछले 1 महीने से प्रयोग हो रहा है कि किस प्रकार से पीडीएस का राशन उसी व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति का राशन कार्ड है।
तो हम लोगों ने ये प्रयोग किया है कि माइक्रो एटीएम के जरिए जब वो व्यक्ति राशन कार्ड लेने आता है, राशन लेने आता है, अपनी पहचान को दर्ज कराता है, अपने आप को ऑथेंटिकेट कराता है और फिर उसे राशन मिलता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मेरा राशन किसी दूसरे को नहीं मिलता। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है मेरा राशन नहीं ले। तो दो बातें हुई और आंध्र प्रदेश में अब तक के 1 महीने के प्रयोग में दोनों बातें स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत सारा करीब 30% रिडक्शन हुआ है राशन कार्ड के यूनिट्स में। जी। और दूसरी बात जो हुई है कि जो लोग हैं वो लोग अब ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि भाई मेरी चीज दूसरा नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो साफ है कि अगर आधार आ जाए और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाए तो सही आदमी को सही चीज मिलेगी, लेकिन सही चीज तो तब मिलेगी ना जब वो राशन की दुकानों तक पहुंच पाए। मुझे दूसरी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक तो ये है कि पहली बात कि जब उसे राशन नहीं मिलेगा, अगर उसने राशन अपना नहीं उठाया तो फिर कोई तरीका नहीं है कि राशन शॉप वाला ये क्लेम कर सके कि आर.एस. शर्मा ने राशन अपना उठा लिया है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति में अगली बार जब उसको राशन मिलेगा तो केवल उतना ही मिलेगा जितना उसने उठाया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये कैश ट्रांसफर के लिए जो नरेगा की वेजेस हैं या फिर हमारी ओल्ड एज पेंशन हैं, इसके लिए हम पिछले 6-7 महीने से झारखंड में प्रयोग कर रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि झारखंड के रामगढ़, रांची और 3-4 जिलों में इस प्रकार से करीब हजारों लोगों को हम लोगों ने आधार के माध्यम से उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया है और उसके बाद उन्होंने गांव में ही वो पैसा विड्रॉ किया है आधार को यूज करके। और इतनी खुशी लोगों को, मैं खुद वहां 2 बार गया हूं और इतनी खुशी लोगों के चेहरे पे है कि भाई अब तक जो है उन्हें डायरेक्टली अपना पैसा खुद निकालने का जो गर्व था वो महसूस नहीं हुआ था। कोई आदमी उनसे चिट्ठी लिखवा के ले आता था और पैसा बैंक से निकाल लाता था। जी। तो ये जो बेसिक उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैश दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आधार का इस्तेमाल करके लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम जितना उनका हक है वो हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने पिछले सेगमेंट में कहा कि ये चर्चा अब हमें करनी चाहिए कि पीडीएस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल। 5 चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट को कही हैं। हाँ। एक, उन राज्यों में पीडीएस स्ट्रेंथन हुआ है, सफल हुआ है, जहां सर्वव्यापीकरण हुआ है, यूनिवर्सल हुआ है, या जितना आप एक्सपैंड करें उतना बेहतर हुआ है। दूसरा, अगर आप जो आज पीडीएस का दुकानदार है उसको हटा के एक पब्लिक बॉडी, चाहे वो महिला एसएचजी हो, चाहे वो पंचायत हो, उनके हाथ में देते हैं, कोऑपरेटिव हो, तो बेहतर चलता है। तीसरा, उन राज्यों ने पीडीएस को सफल चलाया जहां डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ है, यानी कि आपने गोदाम से दुकान तक पहुंचाने की गारंटी सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने ली है, तो ये एक तीसरा है। चौथा, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, कि आपको गोदाम से लेके दुकान तक अगर आप पूरे चेन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्यूटराइज करेंगे, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं। एनआईसी ने मॉड्यूल बनाया है, नंदन निलेकनी की जो टास्क फोर्स रिपोर्ट है उन्होंने एक पूरा मॉड्यूल बनाया है जिसके आधार पे अभी एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं, तो वो जरूरी है। और 5वीं चीज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को आप स्ट्रेंथन कीजिए। टोल फ्री हेल्पलाइन दीजिए, एसएमएस अलर्ट दीजिए, वेब पे अलर्ट दीजिए, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दीजिए कि अनाज आपके यहाँ इतना रिलीज हुआ है। और ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन विराज, अभी तो फूड सब्सिडी की बात ही नहीं हो रही है, फूड के सब्सिडी पर कैश देने की बात नहीं हो रही है। अभी तो जो बात हो रही है वो दूसरी चीजों पर कैश ट्रांसफर करने की बात हो रही है। हाँ। एलपीजी में एक प्रयोग मैसूर जिले में कर्नाटक में हो रहा है, जिसमें जैसे ही व्यक्ति एलपीजी का कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करता है, अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है, वैसे ही उसके अकाउंट में सब्सिडी का ट्रांसफर ट्रिगर होकर उसके अकाउंट में सब्सिडी आ जाती है। हाँ। अभी तक हम लोगों ने नॉमिनल या सिंबॉलिक तौर पर उसको पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया है, लेकिन ये डूएबल चीज है, ये ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये आज टेक्नोलॉजी की मदद से ये संभव है कि आप सब्सिडी का पैसा अब व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करें इमीडिएटली आफ्टर ही। लेकिन अकाउंट में तो तब ट्रांसफर करेंगे ना जब सबके पास अकाउंट हो। यहाँ तो लोगों की इतने कम से कम 30% लोग तो आज भी अशिक्षित हैं। बहुत सारे लोगों को बैंक अकाउंट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बैंक तक जा सके। मगर अमृता जी, इस मामले में तो सुधार आया चला जा रहा है ना। मैं कह रहा था कि 100 मिलियन पीपल हैव गॉट न्यू बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स। 10 करोड़ लोग पिछले 2-3 सालों में ही ऐसा हुआ है। तो इसका फायदा क्या हुआ? देखिए, शर्मा जी जो बात कह रहे थे उससे थोड़ा सा एक और कदम मैं आगे जाना चाहूंगा। ये देखिए कि अगर वो सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में आ जाती है, बैंक अकाउंटों की संख्या बढ़ रही है जैसे मैं कह चुका, अगर वो बैंक अकाउंट में सीधे आती है
और कैप भी लगा हुआ है कि एलपीजी आप सिर्फ 6 साल में ले सकते हो। तो इसका फायदा ये होगा कि आज की तारीख में लोग जो धंधा कर रहे हैं कि ज्यादा सिलेंडर आता है और वो इंडस्ट्रियल यूसेज में चला जाता है, वो धंधा कम होगा। वो धंधा तो न गरीब को मिल रहा है और न सरकार को ऊपर से नुकसान हो रहा है, तो ये तो फायदा होगा कि नहीं। इसी तरीके से किरासन की बात लीजिए। किरासन में आज भयानक देशव्यापी धंधा चल रहा है। किरासन जो है जब ऑयल मैनेजमेंट कंपनी से निकल करके आता है तो 40% वो एडल्टरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राशन शॉप में नहीं पहुंचता। बिल्कुल। और वो डीजल को एडल्टरेट करने के लिए, क्योंकि डीजल का दाम ज्यादा है। तो अब आप इसमें अगर आप सिस्टम बदलिएगा और कंप्यूटराइज ट्रैकिंग करिएगा, आज हाई स्पीड डीजल के लिए तो कंप्यूटराइज ट्रैकिंग होती है, केरासिन के लिए कंप्यूटराइज ट्रैकिंग नहीं होती है। लेकिन जो नई योजना लाएंगे उस पर नया खर्च, उस पर नई व्यवस्था को वो पूरा पड़ जाएगा, क्योंकि आप बचाइएगा सरकार के लिए पैसा और गरीब को फायदा होगा, तो वो उसको आप खर्च थोड़ी ना मानिएगा, बल्कि खर्च बचेगा। मैं इसमें 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। विराज के 5 पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स में सिंप्लीफाई कर दूंगा। यूनिवर्सल कर दीजिए, प्राइसेस कम रखिए, और ये चीज़ें चली हैं। तमिलनाडु एक एग्जाम्पल है जिसको कि पिछले 10 साल में हर सरकारी कमेटी ने कहा है कि वहाँ पे जो है लीकेजेस आपके बिल्कुल कम है। सारे सरकारी आंकड़े बताते हैं बिना टेक्नोलॉजी के यूज किए हुए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये जो टॉप डाउन अप्रोच लेके चले हैं कि गरीब को जिस तरीके से चारों तरफ से घेर देते हैं, इतने टेक्नोलॉजी का अमली जामा हम उसको पहना देंगे कि आज वो जो है वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा बिना टेक्नोलॉजी के, वैसी स्थिति हमने कर दिया है। बात ये कह रहे हैं सही है, ठीक है, 30% कम हो गए हैं, आपका ये हो गया है। 30% लोगों को जो है वो राशन कार्ड कम हो गए हैं, वो जो है वो आप कह रहे हैं घोस्ट कार्ड है, पर ये भी तो हो सकता है, मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कि ये 30% लोग जो है सिस्टम से बाहर हो गए हों। हो सकता है कि 30%। यही जो प्रॉब्लम था हमारी टारगेटिंग का था। जब टारगेटिंग को लेकर यही लोग आए थे, प्लानिंग कमीशन के लोग बोले थे कि हम तो गरीब को आइडेंटिफाई करके दिखा देंगे। उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि गरीब को आपने उस सिस्टम से बाहर कर दिया। आज आप इसी सिस्टम पे कह रहे हैं कि आप जो है हम उसको बैंक अकाउंट दे देंगे। अब वो लिटरेट नहीं है, आपने कहा 30% लोग अशिक्षित हैं, आप उससे केवाईसी फॉर्म भरवाइएगा, आप उससे बोलिएगा कि जाके ऑथेंटिकेट करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? अरे तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है, तुम्हें अमानत कैसे दें? पर आप ये सारे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ये जो है वो आप गरीब के ऊपर लादे जा रहे हैं। तो क्या गरीबों के ऊपर और बोझ लादने की कोई तैयारी है अंजलि, आपको ये लग रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी जहाँ तक मदद कर सके वो ज़रूर करे, पर मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है कि केवल टेक्निकल फिक्स से प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। यहाँ पर पॉलिटिकल विल, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस को ठीक करने का जब तक ज़्यादा बड़ा भरसक प्रयत्न नहीं होगा तब तक यही हाल चलता रहेगा। आज अगर हम देखें, आपने बात करी केरोसिन की, अभी बात हुई कि केरोसिन को अब क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर करप्शन थी इसलिए उसको हटा दिया जाए, सरकार के पैसे बचेंगे, लोगों का फायदा होगा। आप मुझे बताइए, आज के फेज में केरोसिन में केवल केरोसिन हटाई जा रही है दिल्ली जैसे क्षेत्र में, और लोगों को वन टाइम एक गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जा रहा है। इसके बाद उनका क्या होगा? जिन लोगों तक केरोसिन पहुंच रही थी और वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे कुकिंग में, कुछ मालूम नहीं है। फेजेस शायद हों, आपने बताया, लेकिन वो फेजेस कब आएंगे? जब जो ऑलरेडी इतने इन्फ्लेशन से ग्रस्त लोग हैं उनका क्या होगा इतनी देर में, ये सोचने की जरूरत है। आज जो गरीब इंसान है वो, आप केरोसिन देख लीजिए, राशन देख लीजिए, पेंशन देख लीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज देख लीजिए, सब में लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। और सभी में सरकार अगर ये अपनाएगी रवैया कि हम लोग एक्चुअल चीज ट्रांसफर करने की बजाय, जहां पे इन काइंड चीजें ट्रांसफर करने की जरूरत है, बिल्कुल मौलिक अधिकार है जहां पर, उसकी जगह कैश होगा, तो लोग किधर जाएंगे? जी, और लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, मेरी चिंता तो ये है कि जिस तरह से पीडीएस में भ्रष्टाचार है, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है? ये सवाल भी रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने और जनता को भी शामिल करेंगे अपने बहस में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
आज हम बात कर रहे हैं कैश सब्सिडी की। अब तक की बहस में आपने हमारे मेहमानों को सुना, अब कुछ जनता के सवाल भी लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनमें से निपुण एक है। निपुण, आप अपना सवाल My पूछिए। question is to everyone. Since the government is trying to replicate the model of direct cash subsidy, which is of Brazil and Mexico, where the below poverty line was just 5%, but in India it is more around 40%. So do our government have all the resources to manage all these things? इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आप ब्राज़ील को ले लें, मैं वहाँ पिछले 2 साल में करीबन 5 बार जा चुका हूँ इसी को स्टडी करने। वहाँ 20% रूरल एरिया में लोग रहते हैं और 80% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। हिंदुस्तान में एकदम इसका रिवर्स है, 80% लोग हमारे गाँव में आज रहते हैं। दूसरी बात, ब्राज़ील में सप्लाई साइड जो है, आप कैश दे के सप्लाई साइड उनका फिक्स्ड है, मतलब उनका हेल्थ सिस्टम है, उनका फूड अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें सप्लाई साइड में है जिसमें कि कैश काम आ सकता है। तीसरी जगह, हम सिर्फ ब्राज़ील के कैश ट्रांसफ़र को ही देख रहे हैं, लेकिन जो पूरा बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम है उसमें जो फॉर्मे ज़ीरो प्रोग्राम है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा बोल्सा फैमिलिया है जो कैश ट्रांसफ़र है, उसमें 30 अन्य प्रोग्राम है जो इन काइंड और तरह की ट्रांसफर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब कर रही है। तो ये हम ब्लाइंडली रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। वहाँ महिलाओं की स्थिति भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो कैश जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ आप महिला के बैंक अकाउंट में भी पैसा दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं का इतना अनइक्वल स्टेटस है हमारे समाज में, वो पैसा शायद भोजन के लिए यूज नहीं होगा, जबकि अगर राशन आता है तो यूज होता है। सर, मेरा नाम रवनीत है। मेरा क्वेश्चन इट्स ओपन टू एवरीवन। जो गरीब है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम? जो सड़क पे रहता है, ठीक है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल? उन लोगों को कैसे पैसा पहुंचाया जाएगा? जो पॉपुलेशन है विलेज की, वो लोग पैसा अपने पास रखते हैं। They do not believe in banks and cash accounts. यानी सड़कों पर रहने वाले गरीबों को पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा? देखिए, सड़कों मेरे ख्याल से सवाल ये है कि गरीब को पहचाना कैसे जाएगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पुअर? एंड ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहा है, जहाँ पे भी गरीब को आइडेंटिफाई करके टारगेटेड रूप से हमने देखा है कि सब्सिडी पहुंचाने की कोशिश होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है और प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए एक बात जो बार बार उठी है वो यही है कि बेसिक स्कीम्स के अंदर आप यूनिवर्सलाइज कीजिए, सबको दीजिए। उसमें से यदि आप किसी छोटे वर्ग को निकालने की बात करें, वो आप कर सकते हैं कि जो कि इनकम टैक्स देते हैं उनको आप हटा सकते हैं। बाकी सबके लिए जो स्कीम है वो चलनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के अंदर सारी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ही कहते हैं कि जो 30 रुपए से ज्यादा कमाता है उसको आप गरीब मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। तो पहले तो जो बोगस कार्ड्स की बात आती है वही आ जाती है। जो 30 से ज्यादा कमाते हैं वो कार्ड ले लेते हैं तानाशाही में, और जो कि 30 से कम कमाते हैं उनको नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये आती है कि एक ही बस्ती में आप चलेंगे या एक ही गाँव में चलेंगे, एक 30 रुपए जो कमाते हैं उसको आप देंगे, फिर दूसरे का क्या होगा, क्योंकि आपने कोई कैप भी लगा दिया है। तो ये टारगेटिंग जो है इसमें बहुत दिक्कत है, और मैं मानती हूँ कि करना आसान नहीं है भारत जैसे देश में। जहां तक हो सके जो बेसिक सुविधाएं हैं उसमें यूनिवर्सलाइज होने की जरूरत है। अगला सवाल ऋषभ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या देख रही है उसमें फायदा जो बाकी लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि फूड सब्सिडी की जगह कैश सब्सिडी है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की थिंकिंग देखें तो गवर्नमेंट की थिंकिंग बहुत स्पष्ट है। एक तो अभी कोई यूनिवर्सल इसको बदलने का उनका प्रयास नहीं है, लेकिन उनकी सोच यही है कि अगर हम अनाज का पिल्फरेज रोक सकें तो शायद कैश ट्रांसफर बेटर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ना तो कोई पायलट्स हुए हैं सरकार की तरफ से, ना तो हमारे पास कुछ अनुभव हैं जहां आपने कैश को फूड से रिप्लेस। क्योंकि आप समझिए, अगर आप एक टापू में हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उस टापू में एक दाना अनाज नहीं उगता है, तो आपका वो 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है। तो फूड में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो अवेलेबिलिटी का होता है। और भारत में केवल 7 राज्यों में से हम पूरा लगभग 7-10 राज्यों से प्रोक्योरमेंट मैं संतोष जी से भी इसका जवाब जानना चाहूंगी। देखिए, आपको अगर आपका सवाल अगर ये है क्या कि इस पे जो खर्च होगा वो सरकार के लिए संभव है उतनी राशि इकट्ठा करना, सरकार के लिए वो असंभव कतई नहीं है, क्योंकि आज तो खर्चा हो रहा है ना। बल्कि सवाल इस समय ये है कि जो अपव्यय हो रहा है, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, उसको कम करना है। तो क्या कैश ट्रांसफर एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपव्यय को कम कर सकते हैं? और मेरा मानना है कि कई मायनों में अपव्यय कम किया जा सकता है। एक चीज जी,
फूड सब्सिडी में यूनिवर्सल होना चाहिए, मैं यहाँ के बाकी पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूं। मगर अब जैसे वृद्धावस्था पेंशन जो है वो आपको थोड़ी ना मिलेगी, वो तो वृद्ध को ही मिलेगी ना। तो यानी कि टारगेट करना आवश्यक है और सही ढंग से टारगेट करना आवश्यक है। माय नेम इज नाज। मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जिस एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी हमेशा तब सक्सेसफुल होती है जब एक पर्टिकुलर बंदा अकाउंटेबल हो। इसमें क्या एक पर्टिकुलर प्लान बनाया गया है या कोई हायरार्की बनाई गई है जिसमें इसके बाद इस चीज़ के बाद ये बंदा अकाउंटेबल है, ये चीज़ अकाउंटेबल है? देखिए, ये जो यूआईडी की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात हम लोगों ने की, उसकी जो बेसिक सिद्धांत यही है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एक पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक रहे। ये सब्सिडी इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली साइंड हो, उस व्यक्ति ने वो पैसा ड्रॉ किया, वो बिल्कुल अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। तो जब ये पूरी सप्लाई चेन जिसको कहते हैं, पूरी सप्लाई चेन जब अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और मिडिलमैन के बिना जब ये डेवलप हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में हम काफ़ी एफिशिएंसी अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर में ला सकेंगे। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ, पीडीएस के कैश ट्रांसफ़र के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब तक ऐसी कोई योजना सरकार के मन में नहीं है या सरकार के योजना में नहीं है कि अनाज के बदले हम कैश ट्रांसफ़र करें। अब जब जो कंप्यूटराइजेशन की जो स्कीम्स हैं और बाकी जो काम हो रहे हैं, उसका मकसद यही है कि किस प्रकार से इस पूरे सप्लाई चेन को, डिलीवरी सिस्टम को किस प्रकार से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जाए। ये नहीं है कि हम अनाज की जगह पे हम कैश देंगे लोगों को, बाकी योजनाओं में है इस प्रकार। अगला सवाल। My name is Kranti and my question is for everyone. Government of India is annually spending 3,25,000 crores for subsidies, and now they have implemented a new electronic scheme to make sure the cash is transferred to the bank accounts of all those who are eligible for subsidies. Now the challenge is, do you think it is practically feasible to check the corruption and pilferage of all the subsidized items like LPG, kerosene and fertilizers? एट दिस स्टेज इट इज नॉट पॉसिबल। अभी की स्टेज में संभव नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पूरे प्रोग्राम में चर्चा किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास नहीं है। बैंक अकाउंट्स नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, पारदर्शिता के पैमाने नहीं है। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि कुछ जो कैश ट्रांसफर की प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा ओल्ड एज पेंशन है और ये सब योजनाएं हैं, इसमें हो सकता है अगले 5, 7, 8 साल में हम पूर्ण रूप से एक पारदर्शी सिस्टम बना सकेंगे, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर, मैं उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट ट्रांसफर, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब के लिए ठीक से जा सके। अगले सवाल। माय नेम इज़ ईशा एंड मेरा जस्ट ये क्वेश्चन है कि जैसे इट्स अ मेल डोमिनेटिंग कंट्री, तो इस मेल डोमिनेटिंग कंट्री में देयर सारे जो गरीब लोग, जो पुरुष हैं, वो ऑलमोस्ट जुआ, शराब, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो अगर आप कैश डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो इससे क्या वो होगा कि पूरी फैमिली को न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सरकार की कोशिश ये है कि बैंक अकाउंट खुले तो महिलाओं के नाम खुलें, जो कैश ट्रांसफर हो वो बैंक सीधे महिलाओं के नाम में जाए। अब ये बात, ये डर जरूर है कि जब महिला उसको विड्रॉ करेगी, पूरे परिवार का उस पे हक हो सकता है। मगर महिलाओं का सशक्तिकरण का एक तरीका ये भी है कि महिलाओं के लिए के नाम पे ये बैंक अकाउंट खुले। और अगर इस पे अगर परिवार में अपव्यय होता है और लोग उसको हथियाने की कोशिश करते हैं, तो महिलाएं भी जुट करके गांव में, चाहे शहर में, स्लम्स में जुट करके इसका कड़ा विरोध कर सकती है। अगला सवाल, अगला आखिरी सवाल है। मेरा नाम स्तुति है और मेरा सवाल सबके लिए है। मेरा ये कहना है कि क्या हम एक बॉटम टू टॉप लेवल अप्रोच यूज़ करके ये ना करें कि पहले लोगों से, गरीबों से एक बार सर्वे करके पूछे कि उन्हें ये कैश चाहिए भी कि नहीं, बिकॉज अगर उन्हें ये झंझट लगता है तो वो इसके आगे कुछ करेंगे ही नहीं, वो विड्रॉ नहीं करेंगे, वो आना जाना बैंक अकाउंट का अगर उन्हें झंझट लगती है। इस तरह के सर्वे हो चुके हैं, रितिका खेड़ा की टीम ने तो ये सर्वे किया ही है। लेकिन सवाल ये है कि जो अशिक्षित हैं, जिनको अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं पता या फैसले नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को नए सिरे से, नए तरीके से परिभाषित क्यों न करे? मुझे लग रहा है ये सवाल मैं इसको दूसरे तरीके से लूंगा, क्योंकि आपने बहुत सही कहा, सवाल एक सर्वे का नहीं है, सवाल है विकेंद्रीकरण का, सवाल है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का। और वहां पे राजीव गांधी जी का जो सपना था, क्योंकि उन्होंने जो पंचायती राज किया था कि नीचे से प्लानिंग हो और ऊपर तक जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, चाहे वो फूड की योजना हो, चाहे वो कैश हो, चाहे जो भी योजना आज बन रही है, हमारे देश में एक केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सम पीपल लाइक मी आर डूइंग सर्वेज, कि हम ही लोग कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं, या सरकार के लोग सर्वे करके डिसाइड कर रहे हैं कि गरीब के लिए क्या ठीक है।
लेकिन अगर हम सारी योजनाओं की जो 3,25,000 करोड़ आपने कहा, अगर ये गरीब खुद प्लान करें पंचायत स्तर पे, वार्ड सभा में, और फिर उस योजना को भारत सरकार लागू करे, तो आपका कहना एकदम सही है, वो योजना बहुत सफल होगी। बट दुर्भाग्यपूर्ण हम 60 साल में और खास करके पिछले 20 साल में उस सपने से विकेंद्रीकरण के बहुत दूर हट चुके हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपकी आधार योजना के आधार पर इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सपना देखा जा रहा है, इस योजना के खास तौर से जो कैश सब्सिडी योजना के बारे में सरकार पहल करने जा रही है, सफल होने की कितनी उम्मीद आप देखते हैं? देखिए, मेरी समझ में अब तक जो ये सही है कि कोई भी योजना बहुत लार्ज स्केल पर जब लागू होती है तो बहुत सारी समस्याएं और चैलेंजेस आती हैं, लेकिन मेरी समझ में अब तक जो आया है पिछले कुछ महीनों से, कि जो आर्किटेक्चर बनाया गया है इस प्रकार की डिलीवरी सिस्टम का, वो आर्किटेक्चर स्केलेबल है, वो आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेबल है, प्रोवाइडेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो बैंक्स हैं जहाँ पे पहले बैंक अकाउंट खोलने होंगे और ये व्यवस्था करनी होगी कि व्यक्ति अपने यहाँ ही पैसा विड्रॉ कर सके, बैंक में न जाना पड़े। अब अगर 500 रुपया किसी व्यक्ति को NREGA का वेज मिलता है और वो उसको निकालने के लिए 150 रुपया खर्च करता है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए जो डिलीवरी सिस्टम है कैश का, वो गांव के स्तर तक आना होगा, बिजनेस करेस्पोंडेंट के माध्यम से हो या इस तरह से, तो एक प्रकार से एक्सेस हो, लोगों का अकाउंट खुलवा सके। दूसरे नंबर, सरकार की मशीनरी को यह सुविधा हो कि वो अकाउंट के माध्यम से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सके। और अभी ये सुविधा आधार के माध्यम से ये है कि आपको बैंक का अकाउंट नंबर जानने की जरूरत नहीं है, केवल आधार नंबर जानने की जरूरत है। तो इस प्रकार से एक्सेस, एड्रेसिंग और ट्रांजेक्शन, तीनों चीजें, उसके बाद इंक्लूजन, लोग अकाउंट खुलवा सके, और सर्विस डिलीवरी की ट्रांसपेरेंसी। तो मुझे लगता है सीमित जो प्रयोग किए गए हैं उन प्रयोगों से बहुत आशा बनती है कि आप जो है डायरेक्ट ट्रांसफर आप कर सकेंगे, तो चाहे वो सीमित कैश जो प्रयोग करें, किए गए हैं चाहे उनसे कार्ड आशा बनती है और सरकार का जो सपना है वो पूरा होने की संभावना भी दिखती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन संभावनाओं से क्या देश की गरीबी मिटेगी, और गरीबी मिटाने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है कि देश में गरीबों की संख्या क्या है और किस तरह से तय किया जाए कि कौन गरीब कौन अमीर है, इसके लिए भी एक पारदर्शी मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। और जो मौजूदा व्यवस्था है अगर उसे भी स्ट्रेंथन किया जाए तो भी बहुत हद तक इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कम से कम आज की चर्चा में यही देखने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।